हाँ जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? मैंने सब पहले से होंगे। चलिए, लास्ट हमने कहाँ तक बातें कर ली थी? हाँ, मैं बात हो चुकी है हमारी। मुझे पहले याद करवा देंगे हम कहाँ तक बातें पढ़ चुके हैं। हाँ जी। आवाज आ रही है मेरी? ये आवाज नहीं आ रही? अच्छा जी, आवाज क्लियर है? ये आवाज में मसला आ रहा है। आवाज अब ठीक आ रही है? हेलो। हेलो। वॉइस चेक। हेलो। हेलो। मैं कह जी, आवाज ठीक हुई है या नहीं? काइंडली मुझे ये बता दें। आपको प्रोड्यूस हो रही है अभी भी? ये सब बिल्कुल देखते हैं। हाँ जी, अब बताएं, अब क्या सिनेरियो? अब बेहतर है थोड़ा सा? हेलो। 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 अब चेक करें आवाज अब ठीक है। चलो, ओके हो गया। बाकी सबको भी क्लियर आ रही है बच्चों? हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? कल वाली मुझे कहानी बता दें, कल हम कहाँ तक कहानी पढ़ चुके हैं, ताकि हम उससे आगे फॉरवर्ड पढ़ना शुरू करें। कल की कहानी कहाँ तक हुई हुई है? हमने सिर्फ रिकग्निशन तक बात की थी। ठीक है, इनिशियल रिकग्निशन की हमने बात की थी, बिल्कुल किधर गया ये रहा। हमने कहा था दो तरह की रिकग्निशन होती है। एक इनिशियल रिकग्निशन होती है, वो हमने कब तक कहा था? हमने कहा था जब तक एसेट अवेलेबल फॉर यूज ना हो जाए, उसके जितने भी खर्चे हैं, नेसेसरी खर्चे हैं, वो हमने एसेट की कॉस्ट में क्या कर देने हैं? ऐड कर देने हैं। फिर आगे जाके हम पढ़ेंगे सब्सिक्वेंट कॉस्ट। सब्सिक्वेंट कॉस्ट क्या होती है? कि बाद में कभी कोई कॉस्ट जो है, ठीक है, अब वो ऐसी कौन सी कॉस्ट है जब एसिड अवेलेबल फॉर यूज हो जाए, उसके बाद भी कुछ ऐसी कॉस्ट होती हैं जो हमारे एसिड की कॉस्ट में ऐड होती हैं। वो कौन सी कॉस्ट होती हैं, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये वाला अभी हमारा पार्ट रहता है। ठीक होगी बात? अच्छा, हमने ठीक है। अब जब इनिशियल रिकग्निशन की बात आएगी तो उसके अंदर क्या क्या खर्चे आ गए? हमने कहा जी परचेज कॉस्ट आ गई। Any cost directly attributable to bringing the AC to the condition and location necessary to enable it to be used for the intended purpose, यानी कि एसिड अवेलेबल फॉर यूज होना चाहिए। तो उसके लिए जो जो खर्चे करने पड़ेंगे, उसको अवेलेबल फॉर यूज लाने के लिए वो तमाम खर्चे हमने एसिड की कॉस्ट में क्या कर देने हैं? ऐड कर देने। फिर क्या करनी है? एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन कॉस्ट। ये क्या है? हमने एक और कॉस्ट एस्टिमेट करनी है। हमें पता है कि हमारा एसेट कितने साल तक चलेगा। ठीक है। अब हो सकता है उस एसिड के इस्तेमाल के बाद उसको मुझे फेंकना पड़ जाए, डिसमेंटल करना पड़ जाए। ठीक है।
हो सकता है वो जगह मैंने क्या की हो, खास तौर पे बनवाई हो उसके लिए, जैसे पेट्रोल पंप्स होते हैं, पेट्रोल पंप्स के लिए क्या होता है, खास तौर पे जमीन में खुदाई करवाई जाती है कि हाँ ठीक है यहाँ पे खुदाई करवाएंगे, यहाँ पे हम टैंकर बनवाएंगे, इसके अंदर हम पेट्रोल को स्टोर करेंगे और फिर आगे से पेट्रोल लोगों को प्रोवाइड करेंगे। अब जब वो पेट्रोल पंप वो जगह छोड़ेगा, तो उसको एक चीज पता है कि मुझे ये जगह वापस भर के जानी है, क्योंकि मैंने वहां पे तो खड्डे कर रखे हैं, वो खड्डे वापस भर के जाने हैं मुझे। मुझे वो सही जिस हालत में मैंने ली थी वो चीज, उसी हालत में मुझे क्या करनी है, वापस करनी है, तो उसको रिस्टोर करना है उसी जगह पर। जाहिर सी बात है फिर उसकी कॉस्ट पहले से कुछ जहन में आपके होगी, कितना पैसा खर्च होगा। ठीक है, याद रखना जितनी भी कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग या साइट रिस्टोरेशन कॉस्ट है, उसकी हम क्या ऐड करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू जो होती है वो उसकी कॉस्ट में ऐड की जाती है। ठीक है ना, उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कॉस्ट में क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, आज की वैल्यू, फ्यूचर वाली वैल्यू नहीं। ठीक है, ये याद रखनी है कि जब भी डिसमेंटलिंग कॉस्ट है या साइट रिस्टोरेशन कॉस्ट है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू हमने कॉस्ट में क्या करनी है, ऐड करनी है। बेटा बाकी सबको आवाज आ रही है, काइंडली मुझे ये बता दें। तो ये इनको बता देंगे, सिर्फ इनको आवाज नहीं आ रही, ये इनका प्रॉब्लम है, फिर इनके नेट से मसला आ रहा है। ठीक है, कॉस्ट सिर्फ दी हो तो, हाँ अगर उसने सिर्फ डिसमेंटलिंग कॉस्ट दिया और उसने कुछ नहीं बताया, इसका मतलब उसने करंट टर्म्स में बात की है। करंट टर्म्स का मतलब क्या, उसे खुद ही उसकी प्रेजेंट वैल्यू मुझे कैलकुलेट करके प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर वो साथ में क्या दे दे, इंटरेस्ट रेट भी दे दे, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, तो आपको फिर ये चीज पता लगनी चाहिए, पता लग जानी चाहिए कि ऐसा उसने कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है, दैट मीन्स कि भाई ये प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, ये क्या है, इसकी फ्यूचर वैल्यू है। और हमने क्या करना है, इस फ्यूचर वैल्यू को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है, और उसको अपनी कॉस्ट का हमने क्या बनाना है, हिस्सा बनाना है। तो ये हमेशा बात, डिसमेंटलिंग कॉस्ट जो होती है उसकी हमेशा प्रेजेंट वैल्यू जो होती है वो कॉस्ट के अंदर ऐड होती है। ओके होगी बात, इसमें किसी किस्म का कोई मसला? यहां तक कहानी क्लियर है? चलो ठीक हो गया, आगे बात करते हैं। अगली बात उसने क्या की, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट क्या होती है, कहता है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट आर द कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग द एसेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन necessary for operations and these costs must be classified as कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको हम क्या ट्रीट करेंगे, एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो ट्रीट कर रहे होंगे इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि ये बैलेंस शीट में जाता है, जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो एसेट है, और एसेट किसका पार्ट बनते हैं, हमेशा हमारा बैलेंस शीट का पार्ट बनते हैं या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का पार्ट बनते हैं। लाइक एग्जांपल्स क्या है उसकी, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट दैट अराइजेज डायरेक्टली फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ द नॉन करंट एसेट। ठीक है, अगर हमने खुद कोई चीज बनाई है और उसके अंदर में कोई आमतौर पे वेजेस एंड सैलरीज क्या होती है, एक्सपेंस। आमतौर पे वेजेस एंड सैलरीज क्या है, एक्सपेंस है। लेकिन अगर मैं कोई बिल्डिंग खुद बना रहा हूं और बिल्डिंग बनाने के लिए मुझे लेबर को क्या देनी पड़ी है, वेजेस, लेबर को क्या देनी पड़ी है, सैलरी, तो वो क्या होगी, एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। ठीक है ना, तो अगर वेजेस एंड सैलरीज कोई बिल्डिंग बनाने में लग रहे हैं तो वो हमारी कॉस्ट के अंदर ऐड होगी। फिर कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, अब वो मैंने कहा जैसे पेट्रोल पंप की बात करूं, तो पेट्रोल मुझे तो जमीन मिली होगी, जमीन की मैं क्या करूंगा, पहले खुदाई, उसके अंदर क्या बनवाऊंगा, टैंकर्स, टैंकर्स बनवाने में क्या लगेंगे, पैसे। तो मैं साइट प्रिपेयर कर रहा हूं ताकि मेरा पेट्रोल पंप क्या हो सके, तैयार हो सके। तो उसके जो भी खर्चे होंगे वो एसेट की कॉस्ट में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देन इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, अगर कोई डिलीवरी चार्जेस पड़ रहे हैं, कोई हैंडलिंग चार्ज है, उसको संभालने का खर्चा है, तो वो भी क्या होगा, एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। इंस्टॉलेशन या असेंबली कॉस्ट, इंस्टॉलेशन हम करवा रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं, हमने कहा जी हमें 3 हिस्सों में आई थी वो चीज,
प्रोडक्ट उनको जोड़ना पड़ा है, जोड़ने के लिए मुझे स्पेशल क्या बंदा मंगवाना पड़ा है कि हाँ भाई ये चीजें मुझे जोड़ के दो, तो उसको मैंने पैसे दिए, तो वो भी एसिड की कॉस्ट में क्या होंगे, ऐड होंगे, क्योंकि जब तक वो चीज जुड़ेगी नहीं वो इस्तेमाल के काबिल नहीं होगी। लाइक जैसे मशीन है, मैं मशीन एक बहुत बड़ी मशीन है, मैं एक किसी में ला ही नहीं पाया, मैं टोटे टोटो में लेकर आया हूँ। अब मशीन को जोड़ने के लिए एक स्पेशलाइज्ड पर्सन चाहिए मुझे, जो आके क्या करे, उसको जोड़े, और जोड़ के उसको एक मशीन की शक्ल दे ताकि वो क्या हो सके, वर्किंग कंडीशन में आ सके। तो वो कॉस्ट भी मुझे क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। फिर टेस्टिंग कॉस्ट, ठीक है, मैं टेस्ट कर रहा हूं मशीन को कि आया ये सही काम कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है, हमने कहा जी उसका खर्चा भी क्या करेंगे, हम एसिड की कॉस्ट में ऐड करेंगे। कोई प्रोफेशनल फीस है, कंसल्टेंसी चार्जेस है, लीगल चार्जेस है, मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है उसको मैंने अपने नाम पे करवाया, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा है, वकील हायर करना पड़ा है, उसको पैसे दे रहा हूँ, ठीक है, स्टैंप के पैसे लग रहे हैं, फलां लग रहे हैं, जो भी आर्किटेक्ट की फीस है, वो तमाम चीजें प्रोफेशनल फीस के अंदर ऐड होंगी और वो मेरी एसिड कॉस्ट का हिस्सा बन जाएंगी। फिर कॉस्ट ऑफ एक्सटेंशन टू बिल्डिंग्स, ये सब्सिक्वेंट की बात है, ये हम बाद में बात करेंगे, इसको मैं अभी यहां पे डिस्कस नहीं करा, ये फिलहाल के लिए हमने क्या कर दिया, स्किप कर दिया। इंटरेस्ट ऑन लोन यूज टू फाइनेंस द एक्विजिशन ऑफ द एसेट, अच्छा ये हम पढ़ेंगे IS 23 में, कि अगर मैं कोई एसेट खरीदने के लिए, एसेट कंस्ट्रक्ट करने के लिए बेसिकली मैं कोई लोन लेता हूं, तो वो जो लोन का इंटरेस्ट है, उसको हम कितना इंटरेस्ट है जो कैपिटलाइज करेंगे, कितना इंटरेस्ट है जो हम छोड़ देंगे, तो इसकी हमने डिटेल बात कहाँ करनी है, IAS 23 में बात करेंगे। ठीक होगी बात। अच्छा, यहां तक कोई मसला, कोई सवाल, यहां तक आने क्लियर है। अच्छा, ओके आगे आ जाते हैं। आगे क्या बात कर रहा है वो, आगे उसने कहा भाई, कहता है बिजनेस में कंस्ट्रक्ट टेंजिबल लोन का हम खुद भी बना सकते हैं, तो जब खुद बनाएंगे तो खुद बनाने में, इसका मतलब मैं बिल्डिंग खुद बना रहा हूं, मैं बिल्डिंग पहले बनाऊंगा फिर उसको इस्तेमाल करूंगा, लेकिन मैं बिल्डिंग बेचने की नीयत से नहीं बना रहा, मैं इस्तेमाल करने की नीयत से बना रहा हूं, तो ऑब्वियसली बात है फिर ये I16 के अंदर ही आएगा। तो जब मैं इस्तेमाल करने की नीयत से उसको बना रहा हूँ, तो फिर उसको बनाने में जो भी खर्चा होगा, जब तक वो बिल्डिंग अवेलेबल फॉर यूज नहीं हो जाती, जो मजदूर का खर्चा है, जो मटेरियल लग रहा है, जो ओवरहेड्स मेरे खर्च हो रहे हैं, जितना भी जिस भी किस्म का खर्चा हो रहा है, वो तमाम खर्चे हमने उस बिल्डिंग की कॉस्ट में क्या कर देने हैं, ऐड कर देने हैं। रॉ मटेरियल लाइक हम ईंटें लेकर आ रहे हैं, टिम्बर लेकर आ रहे हैं, पेंट लेकर आ रहे हैं, हमने सरिये मंगवाए हैं, जो कुछ किया है, हर चीज का खर्चा क्या होगा, एसिड की कॉस्ट में ऐड होगा। फिर उसको बनाने का मुझे मजदूर लगे हुए हैं, दिहाड़ीदार मजदूर हैं मेरे पास, दिहाड़ियां लगवा रहे हैं, उनको मैं पैसे पे कर रहा हूँ टाइम टू टाइम, वो क्या है, एसिड की कॉस्ट में ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो और अदर डायरेक्टली, डायरेक्ट मैंने रेंट पे किया हुआ है जगह का, या मैंने कोई और सुपरवाइजर हायर किए हुए हैं, उनको सैलरियां पे कर रहा हूँ कि हाँ भी बिल्डिंग सही तरीके से बन रही है कि नहीं बन रही, ठीक है, इस बिल्डिंग से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं वो हमने क्या करने हैं, उसकी कॉस्ट में ऐड करने हैं, तब तक जब तक एसिड अवेलेबल फॉर यूज ना हो जाए। कोई मसला, कोई सवाल, कहानी क्लियर है। अच्छा, क्या क्या चीजें एसिड की कॉस्ट में आती है और ज्यादा डिटेल में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक क्या आ जाती है, परचेज प्राइस है, फिर उसके अंदर से माइनस क्या करते हैं, कोई डिस्काउंट हो, चाहे ट्रेड डिस्काउंट है चाहे कैश डिस्काउंट है, वो हम क्या करेंगे, परचेज प्राइस में से माइनस कर देंगे। फिर रिबेट्स हैं, सब्सिडीज हैं, कोई गवर्नमेंट की ग्रांट मुझे पे कर रही है, तो वो भी हमने क्या करना है, एसिड की कॉस्ट में से माइनस कर देना है। फिर ऐड क्या करनी है, कैरिज इनवर्ट, उसको लाने का खर्चा, फ्रेट चार्जेस, कोई किराया दिया है मैंने वो खर्चा, ऑक्ट्राई चार्जेस, ऑक्ट्राई चार्जेस क्या होता है, किसी इलाके में घुसने का खर्चा, ठीक है, लाइक जैसे टोल आप पे करते हो ना, किसी नए शहर में एंटर होते हो तो टोल पे करो, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्ट्राई चार्जेस, तो ऑक्ट्राई चार्जेस ऐड होंगे। कोई असम्बली कॉस्ट है वो ऐड होगी। इंश्योरेंस अगर आपने करवाई हुई है उस चीज की, इंश्योरेंस ट्रांजिट का मतलब क्या है, कि उसको लाने के लिए मैंने हो सकता है क्या किया, शिपमेंट से चीजें मंगवाई हो, तो शिपमेंट से अगर मैंने चीजें मंगवाई और मुझे डर है कि ये टाइटैनिक की तरह डूब ना जाए, ठीक है, तो सेटलमेंट डिस्काउंट माइनस नहीं करते ना सर, नहीं सेटलमेंट डिस्काउंट हमने माइनस करना है। क्यों, अगर मैं अवेल कर रहा हूँ ऑफिस से, उसके लिए वो वही वाले रूल हैं जो हमने पढ़े हैं ITA के अंदर, कि अगर वो अवेल कर गया तो ऑब्वियस सी बात है माइनस करना है मुझे हर हालत में। अगर वो अवेल नहीं करेगा डिस्काउंट तो माइनस नहीं करेंगे ना, क्योंकि मैंने तो देखना है कि एसिड की कॉस्ट क्या है। ठीक है,
तो मैंने कहा भाई इंश्योरेंस ट्रांजिट जो है, मैंने कहा मेरा जहाज टाइटैनिक बन के डूब ना जाए, तो भाई इंश्योरेंस ट्रांजिट के पैसे जो हैं वो मैंने क्या करने हैं, एसआईटी कॉस्ट में ऐड करने हैं। क्लियरिंग एजेंट चार्जेस, कोई कोर्ट चार्जेस है मैंने पे किए हैं उससे रिलेटेड, एसए से रिलेटेड, तो वो ऐड करने हैं। टेस्ट कॉस्ट है वो ऐड करनी है। कोई नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हैं जो वापस नहीं मिलने, ऐसे टैक्सेस जो वापस नहीं मिलने वो भी ऐड करेंगे एसिड की कॉस्ट में, जो मैंने एसिड को खरीदने के लिए टैक्सेस पे किए हैं। फिर रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट, इसके बारे में भी बात करेंगे, ये भी अगली कहानी है। साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, डिसमेंटलिंग कॉस्ट, इसकी हमने पहली बात कर ली कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू जो होगी कॉस्ट में क्या होगी, ऐड होगी। ठीक है। मॉडिफिकेशन कॉस्ट भी सब्सिक्वेंट इवेंट है। ठीक है। तो ये तमाम खर्चे हमने क्या करने हैं, एसिड की कॉस्ट में ऐड कर देने हैं। तो इसमें किसी किस्म का कोई मसला, कोई सवाल, एनी वन एनी क्वेश्चन? यहां तक आने क्लियर है सबको? चलो, अगली हम किसकी बात करने लगे हैं, कैटेगरीज ऑफ नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स में आती क्या क्या चीजें हैं, हमने कहा, वो भी कौन सी, टेंजिबल नॉन करंट एसेट, किसकी बात करने लगे हैं हम, टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। लैंड आएगी, बिल्डिंग आएगी, प्लांट आएगा, मशीनरी आएगी, फिक्चर्स एंड फिटिंग्स आ सकते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट्स आ सकते हैं, मोटर व्हीकल्स आ सकती हैं। ठीक है ना। तो ये तमाम चीजें मेरा क्या है, पीपीई का हिस्सा बनेगी। ओके होगी बात, तो ये तमाम चीजें मेरा किसका हिस्सा है, पीपीई का हिस्सा है। ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारी क्या है, नॉन करंट एसेट्स है। ठीक है। और इसके ऊपर हमेशा हम क्या चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, सवाए किसके, लैंड के। सवाए किसके, लैंड के। लैंड एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते, क्यों, क्योंकि इसकी लाइफ क्या होती है, इनडेफिनेट। हमें नहीं, लैंड हमेशा रहने वाली चीज है, इसलिए इसके ऊपर कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती। लेकिन एक सूरत में लैंड के ऊपर भी डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाती है। वो कौन सी सूरत है, वो हमेशा याद रखना। अगर आपने लैंड लीज पर ले रखी हो, अगर लीज पे लैंड लिया हुआ होगा तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। वाहिद एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, सर्टेन कंडीशन जो कभी कभार आती है, जो रेयर है। अगर कुछ नहीं बता रहा वो लैंड के बारे में, तो कभी भी लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी। लेकिन अगर लैंड लीज पे है तो उसका एक टाइम पीरियड आ गया मेरे पास, 50 साल की लीज पे है या 100 साल की लीज पे है, तो अब मुझे पता है कि वो लैंड मेरे पास कितने अरसे तक रहने वाला है। अब मैं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं लीज पे नहीं ली हुई, तो फिर लैंड के ऊपर कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। ये वाली बात क्लियर, इसमें कोई मसला? अच्छा, करना किस तरह होता है हमने, हम क्या करते हैं, एसिड की कॉस्ट पकड़ते हैं। ठीक है। एसिड की कॉस्ट में से हम क्या माइनस करते हैं हर साल, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होती है, टोटल डेप्रिसिएशन एट द टाइम ऑफ राइटिंग द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट की डेट के ऊपर, उस डेट तक जब से एसिड खरीदा, तब से उस बैलेंस शीट की डेट तक जितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है, उसका पूरा मजमुआ यहां पे मौजूद होता है। ठीक होगी ना बात, तो टोटल डेप्रिसिएशन टिल डेट विल बी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक होगी बात, तो कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, और कैरिंग अमाउंट जो होती है वहां पे फिर क्या होती है, शो हो रही होती है। और कैरिंग अमाउंट कैसे कैलकुलेट होती है, हमने कहा कैरिंग अमाउंट का फॉर्मूला क्या है। कैरिंग अमाउंट को क्या क्या नाम देते हैं, बहुत सारे नाम है। ठीक है। कैरिंग वैल्यू है। ठीक है। और क्या कह सकते हैं हम इसको, कैरिंग वैल्यू इसका नाम है। फिर हम इसको कहते हैं नेटबुक वैल्यू भी कह देते हैं। ठीक है। फिर हम इसको और क्या कह देते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू भी कह देते हैं। बिल्कुल ठीक है। रिटर्न डाउन वैल्यू, ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू भी इसी का नाम है। ठीक है।
फिर बुक वैल्यू भी इसी का नाम है। ठीक है, यानी कि सीवी कह लो, एनबीवी कह लो, डब्ल्यूडीवी कह लो, या बीवी कह लो, सारी चीजें चलेंगी। ठीक है, ये सारे के सारे नाम इसी के हैं। ठीक होगी बात। अच्छा। अच्छा, अब ये जान लो कि ऐसे कौन से खर्चे हैं जो पीपीई में मैंने नहीं डालने। ये तो मुझे पता लग गया कि पीपीई में क्या डालना है। अब ये भी जान लो कि पीपीई में क्या चीजें नहीं आएंगी। ये भी बड़ा जरूरी है। क्या चीजें पीपीई में नहीं आएंगी? कहता है कॉस्ट कॉस्ट ऑफ ओपनिंग न्यू फैसिलिटी। मैंने कोई नई फैसिलिटी ओपन कर ली है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जो हूं ना, मैं मेरे पास एक जगह मौजूद थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कॉलेज है मेरा, मैंने कॉलेज खोला हुआ है। मैंने कॉलेज में लोगों को पढ़ाता हूँ, लेकिन साथ में ना वहाँ पे मैंने एक और काम किया है, मैंने वहाँ पे कैफे खोल दिया है, एक नई फैसिलिटी ओपन कर ली है। तो ठीक है, तो उस फैसिलिटी ओपन करने का मतलब ये तो नहीं है कि पीपी में ऐड कर लो उसे, क्योंकि बिल्डिंग तो अभी भी वही है मेरे पास, सारा कुछ वही है, तो एसेट तो कोई नया नहीं खरीदा ना मैंने। मैंने सिर्फ एक नई फैसिलिटी ओपन की है। तो नई फैसिलिटी ओपन करना इज नॉट पार्ट ऑफ पीपी। ठीक है। कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट। अब मैंने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसकी एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, उसकी प्रमोशंस कर रहा हूँ, तो वो भी कभी भी एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। cost of conducting business in a new location or with a new class of customers including cost of staff training। तो हम इस किस्म की कोई न्यू लोकेशन पे चले जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है चले जाओ यार, इससे मुझे क्या है, इससे तो नहीं कोई नया खरीदा ना मैंने। मैंने जगह थी, मैंने एक और जगह किराए पे ले ली, खैर है मैं किराया भरता रहूंगा। तो भाई वो कॉस्ट में तो नहीं ऐड होगा किराया उसका। वो अभी भी रेंट पे है, पहले भी रेंट पे था, तो कहानी रेंट वाली चल रही है। तो वो कभी भी एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। ये वाली बात क्लियर है? इसमें कोई मसला? एनी वन, एनी प्रॉब्लम? ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट कहानी क्या आ गई? नेक्स्ट हमने कहा भाई हमारे पास आ गया जी, हमारे पास क्या है, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसिड है, तो उसके बारे में बात कर चुके। अगर मैं खुद प्रोड्यूस करूंगा तो उसमें कितनी कॉस्ट है जो एसिड की कॉस्ट में ऐड होगी? एक तो वो कॉस्ट ऐड होगी जो उसको बनाने में लग रही है। ठीक है। उसका बिल्डिंग पे लगा जो खर्च हो रहा है, पेंटिंग हो रही है, ब्रिक्स लग रही हैं, सरिये लग रहे हैं, वो सारी कॉस्ट ऐड होगी। प्लस अगर मैंने उसके लिए लोन ले रखा है, तो वो लोन का कितना हिस्सा एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा, वो हम IS-23 के अंदर उसके बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो वो भी उसके अंदर हम क्या कर रहे होंगे, ऐड कर रहे होंगे। ठीक होगी बात। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? क्या कह रहा है क्वेश्चन 1 में? कहता है जी कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द प्लांट ऑन इट्स इनिशियल रिकग्निशन। इनिशियली प्लांट की कॉस्ट क्या होगी? ठीक है। कहता है एलेक्स लिमिटेड हैज परचेज अ लार्ज आइटम ऑफ प्लांट्स, द फॉलोइंग कॉस्ट वर इनकर्ड। हाँ जी, लिस्ट प्राइस ऑफ द प्लांट ऐड करेंगे या नहीं करेंगे? हमने कहा जी लिस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है। डिलीवरी कॉस्ट ऐड हो जाएगी, इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन ऐड कर देंगे, आर्किटेक्ट फीस क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस इसको क्या कर देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस का क्या करेंगे, इसको हम इग्नोर कर देंगे। इसको ऐसे ही इग्नोर करना है जैसे घर में तुम लोगों को इग्नोर किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही इग्नोर करना है आपने से, टोटल। ठीक है। अच्छा, कहता है लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैव ग्रांटेड एल अ लाइसेंस to operate the plant on condition that AL will dismantle the plant and restore the site to its former condition at the end of the plant's life. And AL estimated the amount of 250 million in present value terms.
पहली उसने बता दी ये प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में है, इसका मतलब मुझे इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो कितना ऐड करूंगा इसकी कॉस्ट में, बताओ। नहीं, मैं इसको लिखूंगा क्या? 250 मिलियन है, तो क्या लिखूं? ये लिखी जा रही है वैल्यूज किसके अंदर? 000 के अंदर लिखी जा रही है। तो फिर मैं इसको क्या लिखूंगा? बिल्कुल सही, 250,000 ऐड करूंगा इसके अंदर। ओके हो गई बात? तो जरा टोटल मार दो कितना आ रहा है। वेरी गुड, 1640,000। क्योंकि वर्किंग किस में चल रही थी? 000 में वर्किंग चल रही थी। तो ये मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया। कोई मसला, कोई सवाल? यहां तक कहानी क्लियर है? अच्छा, जिस किसी को भी कोई चीज समझ ना आए, वो मेरे से सवाल पूछ लिया करे बिला झिझक, ठीक है? कोई मसला नहीं है सवाल पूछने में, कोई कबाहत नहीं है सवाल पूछने में। अच्छा जी। आए जरा, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लें। 2 मिनट लगाएं और क्वेश्चन नंबर 2 को रीड आउट कर लें। फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये ले भाई। हेलो जी। वो कोई मसला नहीं है। ओके हो गया, ठीक है। हाँ ठीक है, वो कर दूंगा मैं। अच्छा जरार भाई, मुझे एक चीज, वैसे ही जनरल एक सवाल है, आपने ये बीच में स्किप कर दिया था। ऐसे ही जनरल से एक सवाल आया मेरे जहन में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, क्या करना है? कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द प्लांट। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, उस वाले ग्रुप में जो है ना, मेरे पास भी एडमिन एक्सेस नहीं है, वो विला है। उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? वहां पे कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वहां पे सिर्फ एडमिन ही मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, मिस्टर कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ द प्लांट। कहता है मिस्टर ए परचेज अ प्लांट फ्रॉम मिस्टर बी ऑन 1 अक्टूबर 2019। हमने कहा ठीक है। द डिटेल्स ऑफ विच आर एज फॉलोइंग। कॉस्ट ऑफ द प्लांट ऐड करेंगे। हमने कहा जी भाई बिल्कुल ऐड करेंगे। कॉस्ट ऑफ द प्लांट हमने क्या कर दी? ऐड कर दी। इंस्टॉलेशन चार्जेस ऐड कर देंगे। लेबर फॉर इंस्टॉलिंग ऑफ प्लांट, ये भी क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ट्रांसपोर्टेशन एंड डिलीवरी चार्जेस, ये भी क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, ठीक है। डिसमेंटलिंग कॉस्ट। अच्छा अब देखो, डिसमेंटलिंग के लिए पहला काम क्या करना है? कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं दिया हुआ उसने? डिसमेंटलिंग के लिए अगर तो उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ ना, तो फिर तो कहानी मेरे लिए क्या है? आसान है, ठीक है। तो कोई उसने दिया हुआ है? हमने कहा नहीं भाई, कोई उसने कॉस्ट, इसका मतलब भाई ये पहले किस टर्म में है? प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में है। तो डिसमेंटलिंग भी हमने क्या कर दी? ऐड कर दी। सैलरी फॉर सिक्योरिटी गार्ड हायर टू प्रोटेक्ट द प्लांट आफ्टर द वर्किंग आवर्स। जी, ये बताएं ऐड होगा या नहीं? ठीक है, इग्नोर करेंगे, वेरी गुड। उसके बाद क्या क्या? स्टाफ ट्रेनिंग। ठीक हो गया, ठीक हो गया। स्टाफ ट्रेनिंग क्या है? एक्सपेंस है, वेरी गुड, इसको भी क्या कर देंगे? इग्नोर।
तो इसको भी काट दिया, इसको भी काट दिया। आगे, रीफंडेबल टैक्सेस ऐड होंगे या नहीं होंगे? ठीक है, रिफंडेबल टैक्सेस भी क्या हो गए, इग्नोर हो गए। ना प्लस करना है ना माइनस करना है। इंपोर्ट ड्यूटीज, वेरी गुड, इंपोर्ट ड्यूटीज को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया जाएगा। And the installation of plant was completed on November 25, 2019, and the test run of the plant started the day after and was completed on 31 December 2020, at which date the plant was ready for use. ठीक है। The cost of the test run was 84,000 and Mr. A was able to sell the test product for 65,000। जी, इस टेस्ट कॉस्ट के साथ क्या ट्रीटमेंट की जाएगी? तो टेस्ट रन के साथ हमने क्या करना है, उसने कहा एसिड अवेलेबल फॉर यूज कब हुआ, 25 नवंबर 2019 को या 31 दिसंबर 2020 को? छोटा सा सवाल है। हाँ जी, बाकी भी बताएं। गुड। अवेलेबल फॉर यूज 31 दिसंबर का, क्योंकि इससे पहले मैं टेस्ट रन कर रहा हूं, कंप्लीट बेसिड हो गई इंस्टॉलेशन, लेकिन अभी इसका टेस्ट रन बाकी है। टेस्ट रन के बाद एसेट अवेलेबल फॉर यूज होता है। तो बिल्कुल ठीक है, 31 दिसंबर तक होगा, तो वहां तक हमारा टेस्ट रन की कॉस्ट लगी, वो कितनी थी, 84,000। अब उस टेस्ट के चक्कर में मैंने कुछ प्रोडक्ट बना लिए थे, उस प्रोडक्ट से मुझे कितनी अर्निंग हो जाएगी, 65,000 की मुझे अर्निंग हो जाएगी। तो मुझे टेस्ट रन की कॉस्ट कितनी पड़ेगी, वो बता दो। टेस्ट रन की कॉस्ट कितनी पड़ रही है मुझे, 19,000, ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मुझे वैसे तो खर्चा मेरा टेस्ट रन का कितना आ रहा था, 84,000, लेकिन 65,000 मुझे उसको बेच के रिकवर भी हो गया। तो फिर इसका मतलब है मेरी कॉस्ट तो मुझे 19,000 पड़ी ना। तो ऐड क्या करूंगा मैं इसके अंदर, 19,000 ऐड करूंगा। ओके होगी बात? तो हमने क्या किया, 19,000 ऐड कर दिया। बताइए जी टोटल क्या आ रहा है, सारा कुछ प्लस माइनस करने के बाद। हाँ भाई, टोटल बता दो। कोई टोटल कर भी रहा है कि नहीं कर रहा? बाकी भी चेक करें, यही आंसर आ रहा है, 6835,000। ठीक है। ये दोनों अलग अलग आंसर क्यों बता रहे हो यार मुझे, 6835,000। नहीं, अगर 000 आगे लग रहा है, अगर 000 आगे लग रहा है, फिर 683.5 है। अदरवाइज तो 6835 के ही बनता है। अब ये तुम लोग खुद ही आपस में डिसाइड कर लो भाई क्या है। मेरे ख्याल से 683500 बनना चाहिए, 683500। मेरे ख्याल से ये बनना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी तो कोई वैल्यू थी नहीं कि 68 लाख पे चली जाए कहानी। ऐसे ही है। हाँ ठीक है, ओके हो गया। चलो गुड है। चलो जी, आगे चलते हैं। क्या कह रहा है आगे, कोई मसला, कोई सवाल? यहां तक कहानी क्लियर है? चलो, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर।
उसमें भी क्या करनी है, कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज टू द प्लांट अकाउंट। क्या कॉस्ट कंसिडर करेंगे? एक लिस्ट पूरी दे रखी है। कहता है ए लिमिटेड बॉट अ स्पेशल ब्रेड मेकिंग प्लांट ऑन 1 जनवरी 2021, डिटेल्स ऑफ विच आर इज एज फॉलोज। ये डिटेल्स दे रखी हैं। और एंड पे दी हुई यूजफुल लाइफ जो है इसकी 10 साल है। एंड द कंपनी रजिस्टर्ड पर्सन इन सेल टैक्स मींस कंपनी कैन टेक रीफंड ऑन द सेल टैक्स पेड। इसका मतलब है जो टैक्स हम पे करेंगे वो बाद में क्या है, रीफंडेबल है। हमने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। हम उसके हिसाब से चीजें देख लेते हैं। ठीक है, ओके करो। आओ जरा। क्या कहा उसने? वो बोला भाई, अले परचेज प्राइस में क्या है, इंक्लूडेड है सेल टैक्स कितना, 14%। तो हमने तो आखिरी लाइन में पढ़ा था कि सेल टैक्स जो है वो रिफंडेबल है। तो इसका मतलब है सेल टैक्स को तो मैं कॉस्ट में ऐड नहीं करूंगा, ऐसे ही है। तो फिर कितनी कॉस्ट ऐड होगी? हमने कहा जी टोटल खर्चा था 5,70,000, जिसमें 14% का टैक्स भी शामिल था। मैंने तो टैक्स कॉस्ट में इंक्लूड ही नहीं करनी। तो ये कितने परसेंट बनती है अमाउंट? हमने कहा जी 114% बनती है। कितनी बनती है? 114%। तो हमने इसको इसी की परसेंटेज से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई कर दिया किससे, हमारी जो कॉस्ट बननी चाहिए 100 से। तो मैंने डायरेक्टली क्या कर लिया, अपनी कॉस्ट कैलकुलेट कर ली। अहमद भाई हम IS-16 पढ़ रहे हैं, और IS-16 में हम चला रहे हैं चीजें। ये देखो यहाँ पे तो चल भी रहा है, ये देखो हर एक के साथ आ रहा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। हम बेसिकली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये उसकी शीट है। और अभी हम इनिशियल कॉस्ट रिकग्निशन के ऊपर पढ़ रहे हैं। आप लेट आए हैं क्लास में? मेरे ख्याल से आप लेट आए हैं, क्योंकि अगर आप टाइम से आए होते तो आपको पता होता कि पीछे हम क्या चला रहे हैं। अच्छा, तो ये कितना आ जाएगा, 5 लाख आ जाएगा। ऐसे ही है अहमद भाई, आपको क्लियर है चीजें? कोई मसला तो नहीं है? ले जी 5 लाख आ गया। हमने इसका मतलब है ये नहीं ऐड करना, हमने इसकी जगह क्या ऐड करना है, हमने इसकी जगह 5 लाख रुपए ऐड करने हैं, क्योंकि 5 लाख मेरी कॉस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। इंपोर्ट ड्यूटी ऐड होगी या नहीं? क्योंकि नॉन रिफंडेबल है तो ऐड होगी। अहमद भाई अभी मैंने बताया हम IS-16 का चैप्टर कर रहे हैं। नहीं जी, इंपोर्ट ड्यूटीज हमने ऐड कर दी, इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड कर देंगे। ठीक है, फ्यूल चार्जेस इनकर्ड व्हेन ट्रांसपोर्टिंग द प्लांट टू द फैक्ट्री, तो ठीक है ये भी ऐड हो जाएगा बिल्कुल, ये भी ऐड करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, हाँ जी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को क्या करें, वेरी गुड, इग्नोर कर देंगे। स्टाफ पार्टी टू सेलिब्रेट एक्विजिशन ऑफ द न्यू प्लांट, हाँ जी पार्टी की है, पार्टी के पैसे, इग्नोर, गुड। स्टाफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग करवा रहे हैं स्टाफ की, क्या कर दें, इग्नोर, जबरदस्त। टेस्टिंग टू इंश्योर द प्लांट इज फुली ऑपरेशनल बिफोर द स्टार्ट ऑफ द प्रोडक्शन, तो हमने कहा ठीक है ऐड कर देंगे। और जो हमने सैंपल प्रोडक्ट बनाए हैं उससे जो मुझे सेल प्रोसीड हुई है, ये तो मेरी कॉस्ट की रिकवरी हो गई, तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इसको। ठीक है ना?
अच्छा, हाँ आगे क्या, आगे हमारे पास एडवर्टाइजिंग ऑफ स्पेशल ब्रेड टू बी मेड बाय द न्यू प्लांट। हाँ जी, क्या करें इसका? इग्नोर कर देंगे, गुड। इसके बाद क्या करेंगे? इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस। हाँ जी, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस का क्या करें? हाँ भी का क्यों, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस का क्या करना है? इग्नोर करना है, सिंपल। फिर उसके बाद क्या आएगा? एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग रिमूवल कॉस्ट एट एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ, फ्यूचर अमाउंट उसकी कितनी दी हुई है? 70,031, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी दी हुई है? 27,000। तो 70,000 ऐड करूं या 27,000 ऐड करूं? वेरी गुड, 27,000 ऐड करेंगे। बिल्कुल ठीक है, कर दो टोटल फिर। क्या आ रहा है टोटल? 5, 6, 6, 30, 6, 75। कर ही लो यार, खुद ही टोटल कर लो। टोटल करके बता दें कितना आ रहा है। जो ऐड करने वाली चीजें वो ऐड कर दें, जो लेस करनी वो लेस कर दें, तो ये जवाब आ रहा है 699980। ठीक होगी बात, तो ये मेरा क्या बन गया? आंसर बन गया। ओके होगी कहानी। उम्मीद है यहां तक कहानी क्लियर होगी। अच्छा, अब जरा अगली एक कहानी हम पढ़ने के, वो क्या है? एसिड अगर मैं क्या करूं, एक्सचेंज करूं, तो क्या करेंगे? एक्सचेंज का मतलब क्या है? एक एसिड देकर दूसरा एसिड खरीद लूं, तो जाहिर सी बात है मुझे पैसे कम पड़ेंगे। चल, ठीक है ना। अब मैंने कहा जी मेरे पास एक पुराना, वो आमतौर पे वो ना मोल्टी फोम के आ रहे होते हैं ऐड, पुराना बेड लाइए, पुराना फोम लाइए और नया फोम लेके जाइए। ये वो वाली कहानी है। ठीक है, हम एक चीज दे रहे हैं, चीज के बदले आगे चीज ले रहे हैं, हो सकता है उसके ऊपर कुछ पैसे पे करने पड़े, कभी पैसे ना पे करने पड़े। तो डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। उसके कुछ रूल्स है डिफाइन करने लगा हूं मैं। वो रूल्स याद रखने हैं आपने, वो क्या है? ठीक है, उन रूल्स की तरफ देख लेते हैं थोड़ा सा। फोकस हमारा इसकी तरफ होना चाहिए, ये वाला। एक्सचेंज में हम बात किसकी करने लगे हैं? हमने जब भी एक्सचेंज में बात करनी है ना, हमने बात करनी है कि न्यू एसिड की क्या कॉस्ट होगी। क्या? एक्सचेंज में हमने हमेशा मसला किसका आएगा? न्यू एसिड जो लेकर आए हैं उसकी कॉस्ट मुझे क्या रिकग्नाइज करनी है। तो एक पैटर्न बताने लगा, वो पैटर्न याद रखना है। सबसे पहले देखना है कि आपके पास ओल्ड एसिड की फ्यूचर फेयर वैल्यू मौजूद है या नहीं। ओल्ड एसिड कितने में एक्सचेंज हुआ इसकी बात नहीं कर रहा मैं। ओल्ड एसिड की फेयर वैल्यू क्या है? ओल्ड एसिड की फेयर वैल्यू पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? फेयर वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर तो एसिड, पुराने एसिड की फेयर वैल्यू मुझे पता है, लाइक फॉर एग्जांपल हमने कहा यार मेरे पास एक पुराना मोबाइल था, मैं वो बेच रहा हूं। पुराना मोबाइल मार्केट में 50,000 का बिकेगा, लेकिन मैं जिस दुकान पे गया हूं ना, वो है तेज आदमी। ठीक है ना, उसको लग रहा है कि मैं पागल हूं। ठीक है, वो मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो उसने कहा जी कि आपका ये मोबाइल जो है ना, मैं 30,000 में खरीदूंगा। ठीक है, आप जो नया मोबाइल ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल वो 70,000 का है, तो 30,000 का ये मोबाइल होगा, 40,000 आपको ऊपर पे करने पड़ेंगे। तो भाई आपने कितने में डीलिंग की वो मैटर नहीं करती, हमने उसकी देखनी मार्केट में फेयर वैल्यू क्या थी। आप बेशक उसको 30 का बेच दो, आगे उसको 20 का बेच दो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
हमने जब भी न्यू एसिड की कॉस्ट इवेल्युएट करनी है तो हमने ओल्ड एसिड की फेयर वैल्यू उठानी है, ठीक है। और उस फेयर वैल्यू में अगर कोई पैसा दिया है या लिया है, ठीक है, वो ऐड या लेस कर लेना है। तो सबसे पहली चीज जो हम देखेंगे वो क्या देखेंगे, ओल्ड एसिड की फेयर वैल्यू है, अगर तो है, हमने कहा हाँ जी ओल्ड एसिड की मुझे फेयर वैल्यू दिखाई दे रही है। हमने कहा ठीक है जी, अगर मुझे, एक मिनट, इसको क्या हो गया, हमने कहा जी मुझे एसिड की, ओल्ड एसिड की फेयर वैल्यू दिखाई दे रही है, तो उसके ऊपर जितना कैश में पे करूंगा वो एसिड की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, और अगर मैं कोई कैश रिसीव करूंगा तो वो माइनस कर देंगे। पहली प्रेफरेंस हमेशा किसको देनी है आपने, हमेशा पहली प्रेफरेंस आप किसको देंगे, ओल्ड एसिड की फेयर वैल्यू को देंगे। अगर आपके पास ओल्ड एसिड की फेयर वैल्यू आपको नहीं पता वो मार्केट में कितना, कितने का बिकता है, आप मार्केट से वाकिफ, हो सकता है उसकी मार्केट ही नहीं हो, उसकी कोई मार्केट वैल्यू अभी तक डेवलप ही ना हुई हो, तो फिर आप देखेंगे जो आप नया एसिड खरीद के लेकर आ रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू क्या है। तो जो नए एसिड की फेयर वैल्यू होगी ना, उसको मैं एज अ कॉस्ट ऑफ न्यू एसिड कंसीडर करूंगा एक्सचेंज के अंदर। ये रूल सारे किसके अंदर पढ़े हम, जब हम एसिड क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। तो जो भी फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसिड होगी, यानी कि जो एक कह लो कि मार्केट वैल्यू ऑफ न्यू एसिड होगी, उसको मैं एज अ कॉस्ट कंसीडर कर लूंगा। लेकिन अगर ये दोनों ही ना पता हो, ना ओल्ड एसिड की फेयर वैल्यू पता, ना नए एसिड की फेयर वैल्यू पता, तो फिर मैं किसकी तरफ जाऊंगा, बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसिड। हम देखेंगे एसिड की बीवी क्या है, ठीक है। तो पुराने एसिड की बीवी उठाएंगे, उसके अंदर क्या करेंगे, कैश पेड को ऐड कर देंगे अगर कैश पे किया होगा, और अगर कैश रिसीव किया होगा तो एसिड की कॉस्ट में निकालने के लिए उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है फिर अगर कैश पे कर रहा हूं तो उसकी कीमत उससे ज्यादा है, तो ऐड कर दिया, और अगर कैश रिसीव कर रहा हूं तो इसका मतलब है उसकी वैल्यू ज्यादा थी, तो नए एसिड है उसकी वैल्यू कम है, तो ऑब्वियस सी बात है हम क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। इसमें कोई मसला, एक्सचेंज के अंदर कॉस्ट ऑफ न्यू एसिड को कंसीडर करने में किसी का कोई सवाल, ठीक हो गया। तो ये प्रेफरेंस वाइज है, सबसे पहले प्रेफरेंस आपने किसको देनी है, ओल्ड एसिड की फेयर वैल्यू को। फिर आपने अगर वो मौजूद ना हो तो फिर प्रेफरेंस किसको देंगे, न्यू एसिड की फेयर वैल्यू। अच्छा, न्यू एसिड की जब फेयर वैल्यू आएगी तो उसमें कुछ ऐड लेस नहीं करना, जो नए एसिड की फेयर वैल्यू है वही मेरी कॉस्ट है, बस। फिर कैश पेड कैश रिसीव्ड कुछ कंसीडर नहीं होगा, ठीक है। जब ओल्ड एसिड की चीजें उठाते हैं तो उसमें हमने कैश पेड या कैश रिसीव्ड को एडजस्ट करना है। क्लियर होगी बात। अब ये इतनी मोटी अंग्रेजी जो है ना सारी इसी के ऊपर लिखी हुई है, बेशक इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में पढ़ लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में सुकून से पढ़ते रहना, ठीक है। ये पूरी उसी के बारे में सारी बातें हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है, पढ़ते हैं जरा। कहता है मिस्टर स्कूबी हैज एक्सचेंज्ड एन एसिड विद अ न्यू वन। अच्छा जी, हमने एक्सचेंज किया है किससे, न्यू वन से, ठीक हो गई कहानी। अब उसने जी कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसिड एंड इट्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज 2,65,000, ठीक है। 2 लाख है और 65,000 है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो इसकी WDV कैलकुलेट कर लें। WDV कितनी आती है, हमने कहा जी पुराने एसिड की कॉस्ट थी 2 लाख, 2 लाख में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हो चुकी है, 65,000 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है, तो पीछे कितना बचा है, 135,000 जो है इसकी WDV बाकी रह गई है। हमने कहा ठीक है,
कैश पेड टू सेटल द ट्रांजेक्शन वाज 90,000, कैश हमने पे किया है कितना, 90,000। अब मैंने नए एसिड जो मैं लेकर आया हूं, तीन डिफरेंट सिनेरियोज हैं, और हर सिनेरियो अपने आप में एक अलग सिनेरियो है, उसका पिछले पार्ट से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, ये इंडिपेंडेंट तीन क्या है, रिक्वायरमेंट्स हैं, और हमने इसके इंडिपेंडेंटली आंसर करना है। कुछ सिचुएशंस उसने मेरे सामने डिफाइन की हैं। कहता है जी, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एसेट रिसीव्ड एट रिकग्निशन फॉर ईच ऑफ द अबव ट्रांजैक्शंस। ठीक है। कहता है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ न्यू एसेट इज 2,50,000। हमें सिर्फ नए एसेट की मार्केट वैल्यू पता है, तो बताओ एसेट की कॉस्ट क्या हुई नए एसेट की, 250 होगी। मैं इस पे तो बहस ही नहीं करूंगा ना, यहां पे मेरी कहानी खत्म है। तो ये देखो ए पार्ट का आंसर क्या आ रहा है, 2,50,000। अच्छा, फिर आते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में उसने क्या कहा, फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट इज नॉट नोन, नए एसेट की फेयर वैल्यू नहीं पता। ठीक है। फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट पता है, तो ये तो ज्यादा अच्छी बात है। हमने कहा था ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू को तो हम प्रेफरेंस देंगे। अच्छा, एक चीज और याद रखना, अगर दोनों गिवन होती, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट भी और फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट भी, तब भी हमने प्रेफरेंस किसको देनी है, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट को हमने प्रेफरेंस देनी है। तो हमने कहा ठीक है जी, ओल्ड है 1,25,000, और साथ में कैश कितना पे किया है, 90,000, तो उसमें 90,000 ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा, 2,15,000। ये लो जी, बी पार्ट का आंसर क्या आ गया, 2,15,000। फिर थर्ड पार्ट आ गया। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एंड न्यू एसेट इज नॉट, दोनों ही नहीं पता। तो फिर मैंने क्या करना है, डब्ल्यू उठानी है, और डब्ल्यू में क्या कर देना है, जितना कैश पे किया है वो ऐड कर देना है, तो 1,35 में 90 ऐड कर दो, तो 2,25,000 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में किसी किस्म का कोई मसला, कोई सवाल? चले, गुड हो गया, वेरी गुड। आगे चले फिर। ले जी, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन 5 भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है। क्वेश्चन 5 में उसने क्या कहा, रिक्वायरमेंट क्या है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एसेट रिसीव्ड एट रिकग्निशन फॉर ईच ऑफ द अबव ट्रांजैक्शंस। हर एक के हिसाब से हमने कैलकुलेशन करनी है। पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 और पार्ट 4 है, और हर कोई अपने आप में क्या है, एक इंडिपेंडेंट वैल्यू है, एक इंडिपेंडेंट सिनेरियो है। तो उस इंडिपेंडेंट सिनेरियो के मुताबिक मुझे क्या करना है, सवाल करना है। ठीक है ना। तो हर इंडिपेंडेंट सिनेरियो को पढ़ेंगे और इसके मुताबिक क्या करेंगे, सवाल करेंगे। ओके होगी कहानी। अच्छा, पार्ट 1 में क्या कह रहा है, कहता है फेयर वैल्यू बोथ एसिड्स आर रिलायबली मेजरेबल। तो हमने कहा अगर दोनों फेयर वैल्यूज अवेलेबल हैं, तो हमने ओल्ड एसिड की फेयर वैल्यू उठानी है। ओल्ड एसिड की फेयर वैल्यू क्या है, हमने कहा जी उसकी फेयर वैल्यू है 8.5। ठीक है। और हमने कैश कितना रिसीव किया है, 1.1। तो कैश रिसीव क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो कैश रिसीव मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। कैश रिसीव मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो कितना आ गया मेरे पास, 7.4 मिलियन। ठीक होगी बात। अच्छा, फिर क्या आ गया हमारे पास, बी पार्ट। बी पार्ट में क्या कह रहा है, फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट रिसीव्ड इज क्लियरली मोर एविडेंट। ठीक है। तो वो ज्यादा एविडेंट है ये एक चीज। ठीक है। जो हमने एसेट रिसीव किया है, उसकी हमने क्या देखनी है, वो फेयर वैल्यू देखनी है। तो फिर वो ठीक है, नए एसेट की फेयर वैल्यू क्या थी, कितनी दी हुई है उसने, 9 मिलियन दे रखी है। यानी कि इसका मतलब बाकी जो है वो रिलायबली मेजरेबल नहीं है, तो वही मेरी क्या बन जाएगी, कॉस्ट बन जाएगी। ठीक होगी बात। तो ये इसका आंसर आ गया। फिर थर्ड सिनेरियो क्या था, कहता है फेयर वैल्यू ऑफ नाइदर एसिड रिलायबली मेजरेबल, ना ओल्ड एसिड की फेयर वैल्यू ना नए एसिड की फेयर वैल्यू पता है मुझे। तो फिर मुझे किसके ऊपर जाना पड़ेगा, बुक वैल्यू पे। तो बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसिड कितनी है, 3.4 मिलियन।
और कैश पेड या कैश रिसीव्ड की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो वो तो है ही नहीं कोई, जीरो। ना कैश पे किया है इस पे, ना कैश रिसीव किया है। तो बस फिर ये अपनी बुक वैल्यू के बराबर ही कॉस्ट ऑफ न्यू एसिड जो है वो हम कंसीडर कर लेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3.4 मिलियन। लास्ट सिनेरियो कहता है एंटिटीज फ्यूचर कैश फ्लोज आर नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्सचेंज। कहता है जो हम एसिड फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे उससे मेरे कैश फ्लोज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना, वही इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है जो पुराने एसिड से मिल रहा है। ठीक है, तो जब पुराने एसिड से मिल रहा है, अच्छा, पार्ट टू में उसने क्या कहा है, पार्ट टू दोबारा सुन लो। कहता है फेयर वैल्यू ऑफ द एसिड रिसीव्ड इज क्लियरली मोर एविडेंट। इसका मतलब है जो नए एसिड की फेयर वैल्यू है वो रिलायबली मैयरेबल है। क्या? नए एसिड की फेयर वैल्यू, इसका मतलब है जो पुराने एसिड की फेयर वैल्यू इसके अंदर गिवन है वो रिलायबली मैयरेबल नहीं है। तो हमने रूल क्या पढ़ा था कि एक चीज जो है वो रिलायबली मैयरेबल हो तो ही वो एसिड की कॉस्ट में ऐड हो सकता है। तो इसका मतलब है जो फेयर वैल्यू ऑफ क्या है, न्यू एसिड है, वही सिर्फ रिलायबली मैयरेबल है, पुरानी वाली नहीं है। तो ओल्ड एसिड की फेयर वैल्यू को मैं कंसीडर नहीं करूंगा, यानी कि ये वाली चीज कंसीडर नहीं होगी क्योंकि वो रिलायबली मेजरेबल है ही नहीं। ठीक है। पार्ट फोर पार्ट फोर में उसने क्या कहा, एंटिटीज फ्यूचर कैश फ्लोज आर नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्सचेंज। कहता है फ्यूचर के कैश फ्लोज ही नहीं बदलने। भाई एक चीज हमेशा याद रखो, अगर फ्यूचर की चीजें, मेरे फ्यूचर में जो नया एसेट आ रहा है वो कोई न्यू इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं लेकर आ रहा, सेम इकोनॉमिक इकोनॉमिक बेनिफिट रहेगा जो पुराने वाला इस्तेमाल कर रहा था, वही सेम इकोनॉमिक बेनिफिट नए वाला भी देगा। तो इसका मतलब है मेरी तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा ना मुझे। तो जब कोई फायदा ही नहीं हो रहा तो जो पुराने की बुक वैल्यू वही कंसीडर करेंगे, फिर एक्सचेंज हम इसको ट्रीट ही नहीं करेंगे। हम कहेंगे सेम वही चीज चल रही है, वही वैल्यू है, कोई एसेट की वैल्यू के अंदर हम इंक्रीज लेकर नहीं आएंगे। तो फिर पुराने एसिड की बुक वैल्यू क्या थी इसके अंदर? 3.4, तो 3.4 ही रहेगी, इसके अंदर किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। ओके होगी बात? यहां तक किसी को कोई मसला, कोई सवाल? कहानी क्लियर है? चले जी, ठीक है फिर, आज की क्लास का टाइम खत्म हो गया। तो बाकी इंशाल्लाह भाई फिर अगले लेक्चर में मुलाकात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।